अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर हमें कमोडिटी मार्केट्स पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनर्जी और मेटल्स पैक में न सिर्फ कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बल्कि किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एबांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अभिषेक बंसल और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और इस साल में अब तक हम 5 यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक्स देख चुके हैं और पिछली 3 तो 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक्स रही हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट और प्रोजेक्शंस हमने यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखे हैं, माना यह जा रहा है कि ये साल खत्म होते होते तक 4.4% और अगले साल तक 4.7% तक की रेट हाइक हम यहां पर देख लेंगे, जो अब 3.25% के आसपास है। यानी कि आगे यहां पर एग्रेसिव रेट हाइक्स रह सकती हैं। कितना असर इसका हम यहाँ पर कमोडिटी बाजार पे पड़ता हुआ देखेंगे और इस रेट हाइक से अगले रेट हाइक तक कमोडिटी मार्केट्स की क्या स्थिति रह सकती है, कैसे करें आप कारोबार, बताने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमोडिटी दर कमोडिटी यहाँ पर मूव कर लेते हैं और सोने चांदी में हमने एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी। 75 बेसिस पॉइंट बाजार फैक्टर इन कर चुका था, लेकिन कुणाल, यहाँ से अब नवंबर दिसंबर में जो रेट मीटिंग्स हैं, बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे किया जाए यहाँ पर सोने चांदी में कारोबार? आई थिंक कल जो एफओएमसी मीटिंग के बाद जो स्पीच थी उसमें पावेल साहब से दो चीज क्लियर आ गई। पावेल साहब ने बोला कि आगे जाके जॉब मार्केट, लेबर मार्केट वो कमजोर होने वाला है, और दूसरा चीज जो उन्होंने कहा वो हाउसिंग मार्केट में भी हम एक स्लो डाउन देखने वाले हैं, हाउसिंग के प्राइस भी नीचे आने वाले हैं, और आगे जाके यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम कर दिए गए हैं। सो ये सब इंडिकेट करता है कि नो मैटर व्हाट, डॉलर इंडेक्स यहाँ से 113 होता है, 115 होता है, इट डजंट मैटर, इट मींस बुलिश सिग्नल फॉर गोल्ड। सो मेरी राय में ब्याज दर जब बढ़ती है तब गोल्ड के भाव नीचे आने चाहिए। ये नैरेटिव ऑलरेडी प्ले हो चुका है। गोल्ड लास्ट 3 महीने में है, आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली $1650 आ गया, जो ऊपर में $1800 चल रहा था। सो यहाँ से जो वॉर का जो सिनेरियो बन रहा है, रशिया इज बीइंग मोर अग्रेसिव, चाइना इज आल्सो बीइंग मोर अग्रेसिव, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में तेजी हो जाएगी। गोल्ड बहुत बुलिश लग रहा है मुझे। यहाँ से मंदी मैक्सिमम 700-800 रुपए की आ सकती है M6 पॉइंट ऑफ व्यू से। 49,000 से मुझे नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है गोल्ड। और ऊपर में कहाँ भी आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 महीने के लिहाज से देखते हैं या 2 महीने के लिहाज से देखते हैं, तो गोल्ड इज poised टू टेस्ट अगेन 51,000 काइंड ऑफ लेवल्स, और कॉमिक्स में 1835 1840 के लेवल्स टेस्ट कर लेगा। ऑलराइट, तो 1650 तक के लोज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेन यहाँ पर शायद अभी भी रह सकता है, क्योंकि रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 20 साल के हाइज पर है और जैसे कुणाल ने कहा कि यहाँ से भी जिस तरह का बाजार है, 111 के स्तर तो हमने क्रॉस किए हैं, 113, 114, 115। आई मीन इट्स अ गेस वर्क राइट नाउ, क्योंकि बाजार कैसे यहाँ पर रिएक्ट करेगा। जो डॉलर की चाल है और जो हमने सोने चांदी में व्यूज आते हुए देखे हैं, आप क्या राय देंगे? नमस्कार मनीषा। नहीं, मैं सहमत करता हूं कुणाल शाह की बात से कि ये जो अभी ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो घट रहा है, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए, टू बाय एट डिप्स। यही स्ट्रैटेजी मेंटेन रखनी चाहिए सोने चांदी में, बाय एट डिप्स, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिनारियो है लगभग फैक्टर्ड इन हो चुका है और हमको लगभग पता ही है कि 4 सवा 4 तक परसेंट तक ब्याज दरें हो जाएंगी इन 2023। तो मुझे लगता है मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया होगा। और अब जब कल भी मिस्टर पुतिन का एक मैसेज था कि ही वांट्स टू गेट एग्रेसिव ऑन यूक्रेन के ऊपर, और चाइना और ताइवान का भी लफड़ा चल रहा है, और वहां पे यूएस बोल रहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। सो देयर आर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और रशिया वांट्स टू गो एग्रेसिव ऑन यूक्रेन। और मुझे लगता है ठंडियों में पुतिन एक फाइनल चांस लेंगे टू प्रेशराइज यूरोप, बिकॉज वहां पे गैस की उस समय दिक्कत होगी और वो उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक फाइनल ट्रम्प कार्ड रशिया विल प्ले विथ यूक्रेन इन द विंटर्स टू टेस्ट यूरोप एंड यूके। तो मुझे लगता है उस समय गोल्ड और सिल्वर में आपको तेजी बनती दिख सकती है। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कीप बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर जैसे जैसे भाव घटते हैं उस हिसाब से। धर्मेश, सोना और चांदी दोनों खरीदना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से आपकी कोई फेवरेट पिक होगी तो वो क्या होगी और किस तरह के प्राइसेस आप देखते हैं अब इस साल खत्म होते होते तक?
देखिए मेरे हिसाब से मैं दोनों में काफ़ी बुलिश हूँ। मैं सहमत हूँ दोनों निवेशकों से। एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छी एक र र रिलीफ रैली और मार्केट थोड़ी-सी फर्मनेस आ सकती है। मैं ज़्यादा करके चाँदी की तरफ बेट करूँगा। अगर आप चाँदी देखें तो चाँदी में डाउनसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड है। कोविड के टाइम चाँदी ऑलमोस्ट $13-14 हो गई थी। उसके बाद में मार्केट अभी फिर से 17 साढ़े $17 से एक रिलीफ रैली दिखा चुका है, पर $20 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। फंडामेंटली, टेक्निकली दोनों साइड में मुझे लगता है कि चांदी विल बी द बेटर बेट, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर घूमता है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी-सी भी गिरावट आनी स्टार्ट होती है, तो चांदी आपको काफ़ी मुनाफ़े के सौदा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चांदी में बेट करें। चांदी फिर से अपसाइड अराउंड 3 से 4,000 की रैली आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1 से 2 महीने के अंतराल में दिखा सकते हैं, अगर मार्केट स्टेबल हुआ तो। प्लस रुपया भी वीक हो रहा है, उस कारणवश आपको डबल इम्पैक्ट मिलेगा, जबकि एमसीएक्स में तेज़ी तेज़ी से चांदी बढ़ेगी। तो मैं चांदी की तरफ बेट करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा निवेशकों को कि मे बी आप दिसंबर एक्सपायरी तक अपनी पोज़ीशंस में लॉन्ग रहे। यहाँ से एटलीस्ट साढ़े 21-22 तक की रैली आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट ₹5,000 की रैली आपको देखने मिल सकती है। हम्म। रवि, आप कैसे देखते हैं करंट बाजार यहाँ पर, और एक रुपये पर भी कॉन्वर्सेशन आप सभी से करना चाहेंगे। आप जिस तरह का डिक्लाइन हमने रुपए में इस हफ्ते में आता हुआ देखा है, पिछले एक महीने में भी आता हुआ देखा है, क्लियरली 80 के स्तर बहुत आराम से टूटते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह से बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज या डेवलप मार्केट करेंसीज को हम देखें, उस लिहाज से उस कंपैरिजन में रुपए में जो गिरावट है वो थोड़ी कम है। आपको लगता है आने वाले समय में, क्योंकि अब हम एक फैक्टर इन कर रहे हैं कि डॉलर तेज होगा, रेट हाइक्स और यहाँ पर आएंगी, एफआईआईज में हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में सेल ऑफ आते हुए देखा है, और काफ़ी हद तक जो कमोडिटीज़ हैं वो रुपए की चाल को यहाँ पर फॉलो करेंगी, कैलकुलेशंस हम यहाँ से आता हुआ देखते हैं? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो रुपये है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और हमारी इकोनॉमी भी आउट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर हम जीडीपी इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल देखें तो चाइना के अलावा कोई भी चाइना एंड इंडिया, ये दोनों के अलावा कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है जो अभी पॉजिटिव स्प्रेड में चल रहे। सारे नेगेटिव में चल रहे हैं, मीन्स के सारे के इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ से कई ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि एज ए इकोनॉमी काफी हमारे लिए पॉजिटिव है। हालांकि रुपये वीक हुआ, उसका बेसिक रीजन जो लास्ट मोमेंट में हुआ, उसका रीजन ये है कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व थी वो हायर लेवल पे 650 के करीब पहुंचना आई थी, वो अभी कम होके अभी नीचे 560 के 550 के करीब पहुंच चुके हैं। तो बेसिक ये रीजन है जिस हिसाब से आरबीआई का जो इंटरवेंशन है जो फॉरेक्स मार्केट में होना चाहिए, इतना इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से अभी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है। अदरवाइज हम अभी भी पॉजिटिव है। वैसे पीयर्स से देखे तो वॉन हो या चाइनीज युआन हो, सारे के सामने हम अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, क्योंकि एफआईएस का जो सेल ऑफ था वो थोड़ा पैनिक था। बट अगर 81 के पास रुपये हुआ तो एफआईएस को भारतीय मार्केट से बेच के लॉस होगा। तो मुझे लग रहा है कि एफआईएस का सेल ऑफ भी यहाँ पे कम होना चाहिए। आते हैं बुलियन मार्केट पे। बुलियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि वैसे पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव साइड ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी हार्श आना था, जो भी नेगेटिव आना था, ये पॉलिसी में आ चुका, और अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक कोई बड़ी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है। तो मार्केट ने ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लिया है। तो अभी जो 2 इयर्स की बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए वहां पे ट्रेड लेना है। मेरा यह मानना है कि नेक्स्ट फेड की पॉलिसी तक, जो नवंबर की पॉलिसी है तब तक, जो गोल्ड है वो 50,250 50,400 तक, और जो सेकंड दिसंबर वाली पॉलिसी है तब तक 51,400 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। चांदी में वोलेटिलिटी अच्छी है, एंड साथ में काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो गोल्ड सिल्वर रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका था, वहां से अभी बाहर निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम 61,000 तक दिखना चाहिए। शॉर्ट टर्म एक आध महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट टिल द पॉलिसी ऑफ आई थिंक जो दिसंबर वाली फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है उसके पहले इंटरनेशनल मार्केट में 20 के लेवल पार होते हुए दिख सकते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में 54,400 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, काफ़ी हद तक जो सिटी, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उनका भी यही मानना है कि जहां पर हम फिलहाल खड़े हैं, ये साल खत्म होते होते तक सोना चांदी दोनों ही यहाँ पर एक बेहतर लेवल्स पे आपको बंद होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यहाँ से ऊपर बंद होते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उठापटक जारी है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर रेट हाइक्स की नहीं है, लेकिन जो रियल एस्टेट इश्यूज चाइना में हैं, हाउसिंग नंबर्स हमने जो यूएस की तरफ से आते हुए देखे हैं, वो सभी ऑन द वीकर साइड रहे हैं, और उसका प्रेशर यहाँ पर मेटल्स में है। कुणाल, आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं मेटल्स को, और यहाँ पर आप काफ़ी सटीक सलाह भी देते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप अब इस साल के अंत तक मेटल्स को परफॉर्म करता हुआ, दोनों ही रेट हाइक्स को मद्देनजर रखते हुए? मेटल्स में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। मेटल सेल ऑन राइज ही रहेगा,
मेटल्स में जैसे आपने यूएस में हमने कल पावेल साहब ने बोला है कि वहां पे स्लो डाउन चालू है। यूरोप में हालत खराब है, सब इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। चाइना में इवन दो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद स्टिमुलस पैकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज दे रहा है, बट द फैक्ट इज पहले की तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पहले हो ही नहीं सकती है। लोग, द पीपल हैव लॉस्ट हाईएस्ट मनी इन द हाउसिंग सेक्टर इन लास्ट 2 years। तो अभी कोई फिर से हाउसिंग में रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। तो ये सब चीज देखते हुए इतना समझ में आ रहा है कि मेटल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा वो डिमांड कंसर्न्स का है। चाइना जो 50% ऑफ द मेटल्स कंजम्पशन कंज्यूम करता है उसका हालत खराब है, और जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूएस, उसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने वाली है। तो मेटल्स में फंडामेंटली तेजी नहीं हो सकती है। छोटे मोटे न्यूज बेस्ड उछाले आते रहेंगे मेटल्स में, बट ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू इज सेल ऑन राइज। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं, और आपकी भी अगर बिकवाली की राय है तो ईयर एंड तक कितनी परसेंटेज पॉइंट से गिरावट देख पाएंगे हम? देखिए, मैं भी कुणाल से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप बेस मेटल काउंटर में रख सकते हैं। स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा, डॉक्टर कॉपर जो कहते हैं। अगर आप देखिए पिछले टाइम जो फॉल हुआ था ऑलमोस्ट 615 तक के फॉल्स मार्केट में दिखा चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट जारी रहेगी। सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि बिकॉज रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इतनी गिरावट आपको देखने नहीं बनी, बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अभी भी काफी प्रेशर है, कंजम्पशन इतना हाई है नहीं। और एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे अगर मार्केट और स्लो डाउन होता है और इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग काफी हाई हो जाएगी। काफी सारे बड़े जो कंपनीज है वो स्लो डाउन में आ जाएंगे क्योंकि बोरोविंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। तो प्राइस में यहाँ पे प्रेशर आने की संभावना काफी हाई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर 600 के स्तर भी आगे चल के ब्रेक करेंगे। अभिषेक, आपकी क्या टॉप ट्रेड होंगी यहाँ पर मेटल्स में? हालांकि मैं अग्री करता हूँ, कॉपर और जिंक में मेरे को ज्यादा तेजी की गुंजाइश दिखती नहीं है, बट निकल में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज निकल मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगती है एज अ कमोडिटी। और ये जो भाव हमें दिख रहे हैं, लाइक अभी तो थोड़ा तेज हो गया है, हमें $25,000 पर टन का भाव है निकल का, बट फंडामेंटली शॉर्टेज है निकल की वर्ल्ड में। और अगर हम ईवी स्टोरी को प्ले आउट करना है जो आज से 5 साल पहले से हमारी बात चल रही है, तो उतना निकल है नहीं। तो मुझे लगता है अगर बाजार घटता है, जो कि बेस मेटल्स का बाजार एक मंदी के उसमें जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, डिमांड इतनी नहीं है, तो उस समय आपको निकल में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और $20,000 प्रति टन पे अगर आपको निकल मिल रही है या 20-22 हजार के बीच में, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्तर होंगे निकल में इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, अगर ईवी स्टोरी को देखा जाए और जिस तरह की निकल की सप्लाईज हैं बाजार में, वो एक मेटल है जो एक्चुअली हमने वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ एंड वाईटीडी भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए देखा है, तो वो उस मेटल पर यहाँ पर नजर होनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही नजरिया है कि सोने चांदी में खरीदारी के मौके मिलेंगे, डॉलर इंडेक्स तेज रह सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कंसर्न्स चलती रहेंगी और उसका एक असर डाउनसाइड के तौर पर हम बेस मेटल्स पे आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि ये एक फैक्टर है, ये एक सेगमेंट है जो पूरी इकोनॉमी हिलाने की तादाद रखता है। रुपया हो या इकोनॉमी हो, एक जो बड़ा इंपोर्टर देश है इंडिया जैसा, उस पर काफ़ी बड़े इंपैक्ट्स यहाँ पे पड़ सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस ब्रेक के बाद करेंगे डिस्कस।